नमस्कार दोस्तों, कलाम इंस्टीट्यूट के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और हम राजस्थान ज्योग्राफी की चर्चा कर रहे थे और ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे फिजिकल डिवीज़न ऑफ राजस्थान, अर्थात राजस्थान के भौतिक विभाजन की हम चर्चा कर रहे थे। और भौतिक विभाजन की चर्चा करते हुए हमने राजस्थान के 3 भौतिक विभाजनों को पढ़ लिया था। देखो, शुरुआत से मैं एक बार थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि राजस्थान का हम जो वर्तमान जो भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं, ये दिया था हरिमोहन सक्सेना ने। कब दिया था? 1994 में। उससे पहले भी कई भूगोलवेत्ताओं ने राजस्थान के भौतिक विभाजन दिया था, जो मैं आपसे पूर्व की वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। वहाँ से भी आजकल प्रश्न उठ के आने लगा है। अब सिर्फ हरिमोहन सक्सेना का ही नहीं, और भी इससे पहले जो भौतिक विभाजन भौगोलिक वेत्ताओं ने दिए थे, उनके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 3 भौतिक विभाजनों की हम चर्चा कर रहे थे। हरिमोहन सक्सेना का भौतिक विभाजन, जो हम वर्तमान का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं, वह हरिमोहन सक्सेना का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं। और उसको हमने चर्चा करते हुए 3 भौतिक विभाजनों की चर्चा कर ली थी। सबसे पहले हमने चर्चा की थी हाड़ौती के पठार की, उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश की, उसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश की, और आज अंतिम जो भौतिक प्रदेश है वह है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। भौतिक विभाजन की दृष्टि से हम बात करें तो यह राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाजन है और परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, राजस्थान पुलिस से लेकर RSP तक के लिए राजस्थान ज्योग्राफी में कोई टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है तो वह फिजिकल डिवीज़न ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का भौतिक विभाजन सर्वाधिक इम्पोर्टेंस रखता है। यहीं से ज़्यादा आपके निश्चित तौर से अगर आपके एग्ज़ाम में 10 प्रश्न आ रहे हैं तो 3 से 4 प्रश्न आपके भौतिक विभाजन से ही आ जाते हैं। लगभग 20% पार्ट कुल भौतिक विभाजन का ये कवर करता है। तो आइए आज चर्चा करते हैं हम पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश की, अर्थात थार के मरुस्थलीय प्रदेश की। देखिए, उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो, ये मैं चर्चा आपसे कर चुका हूँ पूर्व में ही। पैंथालासा और टेथिस सागर क्या है, प्रारंभिक वीडियो में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ कि पैंथालासा और टेथिस सागर क्या है। ये जो फर्स्ट वीडियो हमने राजस्थान ज्योग्राफी की डाली थी वहाँ मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। तो यहाँ हम समय को व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, पैंथालासा महासागर था और टेथिस सागर महासागरों की उत्पत्ति से बना था। अब आगे चाहिए, देखिए अंगारा लैंड क्या है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। गोंडवाना लैंड क्या है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और अंगारा लैंड में कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन से महाद्वीप आते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ एक महत्वपूर्ण लाइन लिखी हुई है। देखिए, ये जो 3-4 वर्ड ऊपर लिखे हुए थे, पैंथालासा, पेंजिया, गोंडवाना लैंड, इनकी चर्चा मैं विस्तृत रूप से पहली वीडियो में कर चुका हूँ। एक वीडियो स्पेशल इनको ही समझाने में मैंने आपको कर चुके, तो आप वहाँ से जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। यहाँ हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे। देखिए, थार के मरुस्थल की उत्पत्ति चतुर्थक महाकाल, मैंने कहा था आपसे 5 महाकल्प हुए थे, उनमें से चतुर्थक महाकल्प नियोजोइक एरा। कौन सा एरा? चतुर्थक महाकल्प हुआ था नियोजोइक एरा के प्लिस्टोसिन, उत्तर प्लिस्टोसिन काल में टेथिस सागर के अवशेष के रूप में। देखिए, हर भौतिक विभाजन में हम यही बात करते हैं और RSP 2018 में ये एग्जाम पूछा भी जा चुका है। एक तरफ भौतिक विभाजन दे दिए थे और एक तरफ महाकल्प दे दिए थे और उनसे एक प्रश्न पूछा गया था कि इनको मिलाएं कि किस भौतिक विभाजन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी। तो देखो, हम पूर्व के 3 पढ़ चुके हैं। महाकल्प की बात करें तो कौन सा महाकल्प? नियोजोइक एरा या फिर चतुर्थक महाकल्प। 5 महाकल्प हुए थे, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पूर्व की वीडियो में। उनमें से चतुर्थक महाकल्प था, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नियोजोइक एरा के कौन से काल में? प्लिस्टोसिन या उत्तर प्लिस्टोसिन काल में। देखो, कल्प तो है चतुर्थक महाकल्प और काल कौन सा है? उत्तर प्लिस्टोसिन काल में टेथिस सागर के अवशेष के रूप में। देखो, टेथिस सागर से राजस्थान के 2 भौतिक विभाजनों की उत्पत्ति हुई है। कौन कौन से? एक हम पहले पढ़ चुके थे, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और एक अब पढ़ रहे हैं पश्चिम का मरुस्थल, यानी थार का मरुस्थल। देखो, एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में कि फर्स्ट ग्रेड शायद 2016-17 का ये प्रश्न था, पूछा जा चुका है कि थार के मरुस्थल को रुक्ष प्रदेश कहने वाला व्यक्ति कौन था। तो देखिए, हमारे थार के मरुस्थल को रुक्ष प्रदेश कहा था डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने।
सीधा सीधा प्रश्न था कि थार के मरुस्थल को रुक्ष प्रदेश की संज्ञा किसने दी। तो यहाँ से आप सीधा याद रख सकते हैं, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने थार के मरुस्थल को क्या कहा था, रुक्ष प्रदेश कहा था। आगे आइए, देखो फिर से अभी तक हमने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है, सिर्फ 2 चीज़ों की चर्चा की है कि थार के मरुस्थल की उत्पत्ति किस काल से हुई, किस कल्प से हुई है, किस कल्प से, चतुर्थक कल्प से, या फिर आएगा आपको न्योजोइक एरा। मैं पिछले भी भौतिक विभाजनों के सारे महाकल्प आपको पढ़ा चुका हूँ। देखो कल्प पूछे तो न्योजोइक एरा या फिर चतुर्थक महाकल्प, और काल पूछे तो देखो ये उत्तर नहीं आएगा, अब तक यही आया है प्लीस्टोसिन काल। काल पूछे तो प्लीस्टोसिन काल, और अवशेष किसका है, टेथिस सागर का। 2 भौतिक विभाजन है जो टेथिस सागर के अवशेष है, और 2 भौतिक विभाजन है जो गोंडवाना लैंड के अवशेष है। टेथिस सागर के अवशेष है थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश, और गोंडवाना लैंड के अवशेष है कौन कौन से, एक गोंडवाना लैंड का एक अरावली पर्वतीय प्रदेश और एक हाड़ौती का पठार, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। आगे चले, देखिए अब यहाँ से आपके प्रश्न बनना शुरू हो जाते हैं। देखिए विस्तार कितने हैं, देखिए राजस्थान के कुल भौतिक विभाजन है, जितना बड़ा राजस्थान है उसके कुल 61.11% पे तो कौन सा भौतिक विभाजन फैला हुआ है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, थार का मरुस्थल प्रदेश फैला हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, थार का मरुस्थल है। देखिए थार के मरुस्थल का जनघनत्व तो ये भी पूछा जा चुका है, हर प्रत्येक उसका जनघनत्व तो इनका मैं आपको अंतिम रूप में एक क्वेश्चन के रूप में दे दूंगा, एक क्वेश्चन बना दूंगा कि किस मिलान कीजिए, कि एक तरफ दे दूंगा मैं आपको भौतिक विभाजन दे दूंगा और एक तरफ जनघनत्व दे दूंगा, और आपसे मिलान करा लिया जाएगा। तो वहाँ पर आपको चारों जनघनत्व याद हो जाएंगे। देखो कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, 11.61% पर। राजस्थान के कुल 61.11% पर कौन सा विस्तार है, थार के मरुस्थल का। और वर्ग किलोमीटर में अगर बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, तो उसमें से कुल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर किसका है, थार के मरुस्थल का है। अब यहाँ पर हम जनसंख्या, दूसरा पॉइंट आता है जनसंख्या। जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% कहाँ निवास करता है, कहाँ निवास करता है, थार के मरुस्थल में निवास करता है। देखिए एक प्रश्न और बन जाता है यहाँ से कि जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाजन कौन सा है। जनघनत्व की दृष्टि से देखो 2 प्रश्न है, सबसे बड़ा भौतिक विभाजन कौन सा है, तो सीधा सीधा आप कहोगे थार का मरुस्थल है, क्योंकि देखो कुल भौतिक विभाजन की 61.11% पर विस्तृत है। और आपसे यही प्रश्न पूछा जाए कि जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाजन, तो वहाँ थार का मरुस्थल नहीं आएगा, वहाँ आएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखो जनघनत्व कैसे निकालते हैं, जनघनत्व का मतलब है कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले लोगों की संख्या, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले लोगों की संख्या। देखो यहाँ तो क्षेत्रफल तो है ज़्यादा, विस्तार क्षेत्रफल तो है ज़्यादा, यानी ज़्यादा क्षेत्र में तो फैला हुआ है, लेकिन जनसंख्या निवास कर रही है कम। 61% लगभग क्षेत्रफल ये फैला हुआ है, और उसमें राज्य की मात्र 40% जनसंख्या निवास करती है। वहीं हम बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की, पूर्वी मैदानी प्रदेश 23.6%, लगभग 23% पर राज्य के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, और वहाँ भी कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या का 40% निवास करता है। अर्थात आपसे पूछा जाए, मेरा बताने का जो उद्देश्य है, आपसे पूछा जाए कि राज्य का जनघनत्व के आधार पर सबसे बड़ा भौतिक विभाजन कौन सा है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश आएगा। और यही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि जनघनत्व के आधार पर सबसे छोटा भौतिक प्रदेश, तो थार का मरुस्थल आएगा। क्यों आएगा, बता चुका हूँ कि ज़्यादा क्षेत्रफल पर विस्तृत है और कम जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। अगले आते हैं जिले, कि राजस्थान की कितने जिलों में थार के मरुस्थल का विस्तार है, तो लगभग 12 जिलों में थार के मरुस्थल का विस्तार है। उसके बाद बात करते हैं लंबाई और चौड़ाई की। लंबाई की बात करें तो लगभग 640 किलोमीटर और चौड़ाई 300 किलोमीटर, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद करें तो बेहतर है। देखिए इंपॉर्टेंट इस स्लाइड में क्या है, इंपॉर्टेंट है जो RS प्री 2016 में जो प्रश्न पूछा गया था, मतलब इससे पिछले वाले से जो पिछला वाला हुआ था, एक प्रश्न पूछा गया था कि थार के मरुस्थल का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है। ध्यान से सुने, मैं राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि थार के मरुस्थल का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो आप देख सकते हैं थार के मरुस्थल का अक्षांशीय विस्तार है 25 डिग्री
30 मिनट से उत्तरी अक्षांश 25 से 30 उत्तरी अक्षांशों के मध्य, और देशांतरों की बात करें तो 69-30 से 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। ये दोनों लाइन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किसके लिए? अब ऐसा नहीं है कि पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पटवार, ग्राम सेवक और एसआई वालों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एक लाइन जो फर्स्ट ग्रेड में पूछी गई थी कि इसके समय अवधि पूछी गई थी कि इसका काल कब से कब तक माना गया है, तो कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर इसका काल माना गया है 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उससे पहले ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर क्या था? समुद्र था, टेथिस सागर का विस्तार था, और उसके अवशेष आज भी हमें कई जगह पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिल जाते हैं, जैसे मरुधरा गांव, जैसलमेर, कई जगह ऐसी हैं जहां ये अवशेष आपको देखने को मिल जाते हैं। देखो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए थार के मरुस्थल की उत्पत्ति, कल्प पूछे तो आपसे चतुर्थक कल्प, और काल पूछे तो प्लिस्टोसीन काल। कौन सा काल? प्लिस्टोसीन काल। और कल्प पूछे तो चतुर्थक महाकल्प। आपको याद ही करने हैं सारे सभी भौतिक विभाजनों के ये काल और कल्प। उसके बाद थार के मरुस्थल को रुक्ष प्रदेश की संज्ञा देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद थार के मरुस्थल को रुक्ष प्रदेश कहने वाले व्यक्ति थे। कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? 61.11 क्षेत्रफल पर विस्तृत है। कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। कितने जिलों में विस्तार है? 12 जिलों में विस्तार है। लंबाई चौड़ाई कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ऊंचाई कितनी है? 200 से 300 मीटर। अब वहीं पूछे तो थार के मरुस्थल का घनत्व 103 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पर इसका घनत्व है। घनत्व की दृष्टि से ये प्रदेश का सबसे छोटा भौतिक विभाजन है। अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार बेहद इंपॉर्टेंट है। समय अवधि पूछे तो 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से। देखिए मैं क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा था, यहीं से इन सारी लाइनों से आपसे एग्जाम बन सकते हैं, छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े एग्जाम में। देखो पुलिस में आपसे पूछा जाएगा तो क्षेत्रफल और जनसंख्या पूछ लेगा या घनत्व पूछ लेगा। पटवारी, ग्राम सेवक, एसआई तक के लिए इंपॉर्टेंस अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए अब कुछ प्रश्न बनते हैं भौतिक थार के मरुस्थल की विशेषताओं से। कौन कौन से प्रश्न है वो? विशेषताओं की हम बात कर लेते हैं। देखो थार के मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या तथा जैव विविधता वाला मरुस्थल है। थार का मरुस्थल विश्व में, भारत में बात नहीं कर रहे हैं, याद रखें विश्व में, बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है ये। सर्वाधिक जनसंख्या तथा सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। देखो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अफ्रीका का सहारा मरुस्थल। लेकिन फिर भी कोई भी विश्व का ऐसा मरुस्थल जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, यानी इतना जनघनत्व 103 वर्ग किलोमीटर मैंने घनत्व बनाया है, इतना घनत्व किसी भी संसार के किसी भी मरुस्थल का नहीं है जितना थार का मरुस्थल का है। अर्थात थार के मरुस्थल में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। जैव विविधता क्या है? जलवायु। सर्वाधिक जलवायु परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन होते रहते हैं, उनको जैव विविधता कहते हैं। और सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्या है? मरुस्थल है। मतलब यहाँ कभी तो बारिश ही नहीं होती है, कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ बारिश ही नहीं होती है, और कभी आपने सुना होगा कि भयंकर बाढ़ आ जाती है पश्चिमी राजस्थान में। इसलिए सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल भी कौन सा है? थार का मरुस्थल विश्व के संदर्भ में। देखिए अगली विशेषता पे आइए, अगली विशेषता पे चर्चा कर लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से थार का मरुस्थल विश्व में 17वां स्थान है। देखो अभी मैं बता रहा था कि देखो ये लाइन आपने पहले कहीं नहीं देखी होंगी और ये एग्जामों में पूछी जा चुकी है। कई बार स्टूडेंट सोचता है कि यार ये प्रश्न कहाँ से आ गई, तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो उन सब चीज़ों का सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से थार का मरुस्थल विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 17वां स्थान रखता है। थार के मरुस्थल विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 17वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। और थार के मरुस्थल का कौन सा स्थान है? 17वां स्थान। आइए अगली विशेषता पे चलते हैं। थार का मरुस्थल भारत में स्थित निम्न वायुदाब केंद्र है। क्या है? निम्न वायुदाब केंद्र है, जो पूर्णतः किसको प्रभावित करता है? जलवायु को प्रभावित करता है। देखो थार अरावली के पश्चिम में स्थित है थार का मरुस्थल, और थार के मरुस्थल में क्या बनता है? निम्न वायुदाब बनता है। जब यहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है, अत्यधिक गर्मी के कारण, यहाँ पर भीषण गर्मी के कारण, क्योंकि सारा रेतीला मरुस्थल है और रेत ताप के कारण जल्दी गर्म होती है। जल्दी गर्म होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो यहाँ पर निम्न वायुदाब बनता है। देखो निम्न वायुदाब दो जगह बनता है, या तो जहाँ बहुत अधिक टेम्परेचर होगा या बहुत अधिक क्या होगी? ठंड होगी। ऐसे ही हम बात करें लेह लद्दाख की, तो वहाँ भी निम्न वायुदाब बनते हैं।
अब ये निम्न वायुदाब कैसे प्रभावित करता है थार के भारत में की जलवायु को? तो देखो, मानसूनी पवनें होती हैं वो चलती हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। जब थार के मरुस्थल में निम्न वायुदाब केंद्र बनता है तो मानसूनी पवनें इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, इसकी तरफ आकर्षित होती हैं, क्योंकि पवनों का जो नेचर होता है वो ये होता है कि वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। जब उच्च वायुदाब समुद्रों से निम्न वायुदाब की ओर पवनें आएंगी तो भारत में क्या होगी? भारत में वर्षा होगी और यह जलवायु को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। देखो, थार का मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है। अभी वही लाइन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है तथा ऋतु चक्र को नियंत्रण करता है। अभी मैं बताया था कि कैसे आकर्षित करता है, कि ये निम्न वायुदाब केंद्र करता है और मानसूनी पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। अब ये पूरे, यानी कि पूरे महाद्वीप में ही जलवायु को प्रभावित करता है, पूरे भारत में ही जलवायु को प्रभावित करता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु को आकर्षित करता है। अब ये भारतीय उपमहाद्वीप क्या है? देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में 8 देश शामिल हैं। कौन कौन से? देखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान उपमहाद्वीप का हिस्सा है, भूटान, नेपाल, 4 हो गए। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका और नेपाल, ये देश हैं। ये इन सब से मिलकर क्या बनता है? उपमहाद्वीप बनता है। और ये जब निम्न वायुदाब केंद्र थार के मरुस्थल में होता है तो ये पूरे उपमहाद्वीप की जलवायु को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ निम्न वायुदाब केंद्र बनता है और निम्न वायुदाब केंद्र के कारण मानसूनी पवनों को ये आकर्षित करता है। वही लाइन लिखी हुई है सेम। अगली विशेषता पे चलते हैं। थार के मरुस्थल में अवसादी चट्टानों की क्या है? प्रधानता है। अभी मैंने आपको, जब हम अरावली पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में आग्नेय चट्टानों की प्रधानता है। कौन सी? आग्नेय चट्टानें। और आग्नेय चट्टानों की जहाँ प्रधानता होती है वहाँ पर कौन से खनिज पाए जाते हैं? धात्विक खनिज पाए जाते हैं। और जहाँ पर अवसादी चट्टानें होती हैं वहाँ पर अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। इसलिए ही अवसादी, देखो अधात्विक खनिज कौन कौन से अधात्विक खनिज हैं? पेट्रोलियम, गैस, ये सब कैसे होते हैं? अधात्विक खनिज होते हैं। इसीलिए ही राजस्थान में पेट्रोल और गैसों का क्या होता है? भारत में सर्वाधिक पेट्रोल उत्पादन की दृष्टि से बॉम्बे हाई पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर कौन आता है? राजस्थान ही आता है। देखो, भारत का पेट्रोलियम जो है, भारत जो क्रूड ऑयल का आयात करता है, जिसे भारत ने यूज किया 100 लीटर तेल, तो उसमें से 84 लीटर तो भारत आयात करता है और 16% यानी 16 लीटर भारत खुद उत्पाद करता है। भारत में उत्पादन होता है। देखिए, 84% ऑयल तो भारत आयात करता है और 16% भारत में स्वयं निकलता है। अब उस 16% में से सर्वाधिक कहाँ निकलता है? बॉम्बे हाई में। बॉम्बे हाई में लगभग 16% का लगभग 40% बॉम्बे हाई में निकलता है और लगभग 23% कहाँ निकलता है? हमारे राजस्थान में। और राजस्थान इस दृष्टि से, यानी भारत में तेल उत्पाद की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है बॉम्बे हाई के बाद। अगली लाइन देखिए। इस कारण थार के मरुस्थल में जीवाश्म खनिज तथा परंपरागत ऊर्जा संसाधन हैं। यही बात मैं कर रहा था। जीवाश्म खनिज ले लो, पेट्रोलियम ले लो, आप गैस ले लो, ठीक है, अधात्विक खनिज ले लो, ये सब किस में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। और अवसादी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? मरुस्थल में पाई जाती हैं। देखिए, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी यहाँ बहुत अधिक में मिलते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर। ये मैं सब आपसे क्या है? चर्चा कर चुका हूँ। अगली विशेषता पर एक एक लाइन परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो, अगली लाइन पर आइए। थार के मरुस्थल में रेतीली बलुई मिट्टी या एंटीसोल्स का विस्तार है। रेतीली बलुई मिट्टी या एंटीसोल्स का विस्तार है। एंटीसोल्स क्या है? जब मृदा पढ़ेंगे तो मृदा के प्रकारों में हम जैसे वर्टीसोल्स काली मिट्टी को कहते हैं, एरिडोसोल्स बलुई मिट्टी को कहते हैं, ठीक है, इन सब की चर्चा करेंगे। तो मिट्टी भी कई बार छोटे एग्जामों में पूछ ली जाती है कि थार के मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है या हाड़ौती के प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो मैं भी वहाँ भी आपसे चर्चा कर चुका था कि हाड़ौती के प्रदेश में काली मिट्टी या वर्टीसोल्स मिट्टी पाई जाती है। ऐसे ही थार के मरुस्थल में रेतीली बलुई मिट्टी या एंटीसोल्स मिट्टी पाई जाती है। देखिए, अगली विशेषता है, थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी नदी। जैसे हम पढ़ रहे थे कि हाड़ौती के पठार की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? हाड़ौती के पठार की सबसे प्रमुख नदी थी कौन सी? चंबल नदी। ऐसे ही थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी नदी।
कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। देखो, मैं बात कर रहा था थार के मरुस्थल की विशेषताओं की। देखो, थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ी, अजमेर, और ये थार के मरुस्थल से कुल 6 जिलों से बहती है। जब नदियों में चर्चा करेंगे तो पूरी अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी नदी। लूनी नदी स्वयं में ही एक बहुत बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो नदियों की जब हम चर्चा करेंगे तो आपसे पूर्णतः वहाँ से चर्चा करेंगे। अब देखो, ढाल या विस्तार। ढाल या विस्तार क्या है? थार का मरुस्थल का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये अपना राजस्थान है, ये क्या है? अपना राजस्थान है। उत्तर पूर्व से मतलब हम कर रहे हैं ढाल की। अब ये कैसे पता चलेगा कि ढाल कैसे कहाँ से कहाँ तक है? ये है कौन सी दिशा? उत्तर पूर्व। और ये है दक्षिण, कौन सी? दक्षिण पूर्व। देखो, अब कैसे पता चलेगा कि थार के मरुस्थल का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व है? अभी हमने चर्चा की थी कि थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी नदी है। लूनी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ी, अजमेर से। यहाँ से बहते हुई है ऐसे ऐसे कच्छ के रण में अपना क्या कर देती है? जल गिरा देती है। अब देखो, नदी किस साइड बहती है? जिधर ढाल होता है। तो ये ढाल, लूनी नदी का ढाल है, ये किस दिशा में? अपने आप में उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर में। तो अंडरस्टूड है कि जिधर नदी का ढाल होगा उधर ही किसका ढाल होगा? मरुस्थल का, उस भौतिक प्रदेश का ढाल होगा। तो थार के मरुस्थल का ढाल, ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बड़े बड़े एग्जामों में ये प्रश्न बन चुका है कि थार के मरुस्थल का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। देखो, थार के मरुस्थल में मरुभिद वनस्पति, मरुभिद या जीरोफाइट जिसको हम कहते हैं, वनस्पति पाई जाती है। मरुभिद क्या होती है? कटीली वनस्पति जिसको हम कहते हैं। कटीली वनस्पति, जब वनों की बात करेंगे तो और विस्तार रूप से बात करेंगे। थार के मरुस्थल में मरुभिद वनस्पति पाई जाती है। अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि देखो, मिट्टी की बात करें तो मिट्टी कौन सी पाई जाती है? एंटीसोल्स मिट्टी पाई जाती है प्रमुख तौर से, ठीक है। आपसे बात करें कि प्रमुख नदी कौन सी है, तो लूनी नदी है। आपसे बात करें कि ढाल कौन सा है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर से। आपसे बात करें कि चट्टानें कौन सी पाई जाती हैं? अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। आपसे बात करें कि वनस्पति कैसी पाई जाती है, तो मरुभिद या जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। देखो, अगली विशेषताओं पे चलते हैं। देखो, राजस्थान में मरुस्थल का सामान्य विस्तार पूर्व से पश्चिम दिशा में है। सामान्य विस्तार किस में है? पूर्व से पश्चिम दिशा में है। आइए और बात कर लेते हैं। कुछ शब्दावलियाँ हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वो शब्दावलियाँ कौन कौन सी हैं? देखो, एक तो थार के मरुस्थल में पाई जाती है प्याला झील, एक पाई जाती है टोड़ झील, एक पाया जाता है रन, एक पाया जाता है टाट, और एक पाई जाती है खड़ीन पद्धति जिसे पालीवाल ब्राह्मण कहते हैं। अब ये क्या क्या होती हैं? देखो, थार, अब देखो, इसको अपने आप में ये बहुत विस्तृत टॉपिक है। मैं आपको इनकी एक एक डेफिनेशन समझाऊंगा, बहुत लंबा है हालांकि, आगे समझाऊंगा, लेकिन आपको एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको एक मैपिंग बना दिया है, मैपिंग से समझने। देखो, ये है निम्न भूमि क्षेत्र। कैसा? निम्न भूमि क्षेत्र। निम्न भूमि क्षेत्र से अर्थार्थ है कि जहाँ पर मतलब नीचा भूमि क्षेत्र, जहाँ पर पानी का इकट्ठा हो जाता है। जैसे अपने टाइप में नहीं होते जोड़ वगैरह, कोई नीचा स्थान होता है जहाँ पानी हो जाता है, ये निम्न भूमि क्षेत्र है। अब इस निम्न भूमि क्षेत्र में देखो, पूरा रेतीला क्षेत्र है, तो अस्थायी झीलें पाई जाती हैं। अस्थायी झीलें यानी बरसात हुई, उन झीलों में, उन निम्न भूमि क्षेत्रों में पानी आया और झील का रूप ले लिया, लेकिन कुछ समय बाद वही झील क्या हो जाती है? सूख जाती है। उनको कहा जाता है प्याला झील। को क्या कहा जाता है? प्याला या तल्ली झील। अब ये प्याला या तल्ली झील क्या है? अब आपको डेफिनेशन आप अपने आप बना सकते हो कि पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाने वाली अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं? प्याला झील। क्या कहते हैं? प्याला झील। सीधी सी है, प्याला झील वो है कि जो अस्थायी झील होती है, यानी वर्षा के समय में तो जिनमें पानी आ जाता है, अर्थात कुछ समय बाद ही पानी क्या हो जाता है? सूख जाता है। दूसरी होती है टोड़ झील। टोड़ झील कौन सी होती है? देखो, थार का मरुस्थल है टेथिस सागर का अवशेष, और सागर कैसा होता है? समुद्र कैसा होता है? खारा होता है। जब टेथिस सागर के अवशेष से कुछ स्थायी झीलें बन जाती है, और उस स्थायी झीलों को क्या होता है? उन स्थायी झीलों का पानी कैसा होता है? खारा होता है, अर्थात नमकीन झील जिन्हें कहते हैं। वो कौन सी झील होती है? टोड़ झील। देखो, एक और होता है टाट या रन। रन क्षेत्र या टाट रन, जैसा आपने देखा होगा कच्छ का रन, काफ़ी बड़ा गुजरात में पाया जाता है, कच्छ का रन या टाट। देखो, ऐसे ही जब भारी बरसात होती है तो पश्चिमी मरुस्थल में जब वो झीलें सूख जाती है, अस्थायी झीलें सूख जाती है, तो दलदल का रूप ले लेती हैं, और उस दलदल का रूप लेने के बाद उनको कहा जाता है क्या? टाट या रन। खड़ीन क्या है? खड़ीन एक कृषि की पद्धति है जो पालीवाल ब्राह्मणों ने शुरुआत की थी। आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आगे चलो। देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न।
सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राज्य को राजपूताना कहा था, जिसका विवेचन विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। देखो, जब हम राजस्थान की उत्पत्ति पढ़ते हैं, राजस्थान का, हालांकि वो मैंने बिल्कुल बेसिक से नहीं लिया था, ये क्लास में किसी दिन करा दूंगा राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में। जब हम राजस्थान की उत्पत्ति पढ़ते हैं तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान को राजपूताना किसने कहा था। तो देखो, राजस्थान को राजपूताना कहा था किसने? जॉर्ज थॉमस ने। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनकी मैं आपको से बीच में यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। देखो, राजस्थान को राजपूताना कहा था किसने? जॉर्ज थॉमस ने। किसमें कहा था? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राज्य को राजपूताना कहा था। अब पता कैसे चला कि राज्य को राजपूताना जॉर्ज थॉमस ने कहा था? तो एक विलियम फ्रैंकलिन थे, एक राइटर थे, एक लेखक थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। और इस बुक का जो बुक मार्केट में आई थी, ये बुक लिखी गई थी 1805 ईस्वी में। किसमें? 1805 ईस्वी में। इस विलियम फ्रैंकलिन की बुक में ये कहा गया है कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को सन 1800 ईस्वी में राजस्थान को राजपूताना नाम दिया। अब देखो, ये ऐसा नहीं है कि विलियम फ्रैंकलिन ने ये बुक इंडिया में आके लिखी थी, नहीं, ये लंदन में ही इसका प्रकाशन हुआ था। और जब जॉर्ज थॉमस एक अंग्रेज अधिकारी थे, अपनी सेवाएं समाप्त करके जब लंदन वापस गए, तो उन्होंने जिस राजस्थान के बारे में जो शब्द यूज लिया वो था राजपूताना कि ऐसा ऐसा एक स्टेट है जिसको राजपूताना कहा जाता है। और विलियम फ्रैंकलिन ने उस पर बुक लिख दी, कौन सी? मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। तो देखो, कई प्रश्न बन जाते हैं। पहला प्रश्न ये है कि राजस्थान को राजपूताना किसने कहा? सर्वप्रथम किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने। दूसरा प्रश्न ये बन जाता है कि मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ पुस्तक किसकी है? जो मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। देखो, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक है, नाम ये है, लेकिन जॉर्ज थॉमस की नहीं है, किसकी है? विलियम फ्रैंकलिन की है। आगे आइए। अबुल फजल ने राज्य को मरु प्रदेश की संज्ञा दी थी। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि अबू फजल ने राज्य को, ये प्रश्न सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि किस इतिहासकार ने राजस्थान को मरु प्रदेश की संज्ञा दी थी? तो किसने दी थी? अबू फजल ने दी थी। देखो, महाभारत और रामायण, ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि। एक ये महाभारत में और रामायण काल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? प्रश्न ये है कि महाभारत या रामायण काल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो मरुकांता के नाम से राजस्थान को जाना जाता था। इसलिए मैंने इन वीडियो का पूर्व में चर्चा नहीं की कि ये बीच में इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सारा बता रहा हूँ। अब तक यही प्रश्न पूछे गए हैं। देखो, वैदिक काल में राजस्थान को कहा जाता था ब्रह्मव्रत। क्या कहा जाता था? ब्रह्मव्रत। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। राजस्थान को राजपूताना कहा था जॉर्ज थॉमस ने, राजस्थान को मरु प्रदेश कहा था अबू फजल ने, और मरुकांता राजस्थान को कहा जाता था रामायण या महाभारत काल में। ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जामों में और अर्थात थर्ड ग्रेड एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान को मरुकांता प्रदेश की संज्ञा कहाँ पर मिलती है, या फिर रामायण या महाभारत में राजस्थान को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था क्या? मरुकांता। वैदिक काल में राजस्थान को क्या कहा जाता था? ब्रह्मव्रत। आइए आगे चलते हैं। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अब देखो, अभी तक हमने बात की मरुकांता, मरु प्रदेश, ब्रह्मव्रत या फिर राजपूताना, लेकिन अभी तक राजस्थान नहीं आया। क्या नहीं आया? राजस्थान नहीं आया। राजस्थान शब्द का, अब ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आपसे कोई कहे कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था, तो देखो एक शिलालेख है बसंतगढ़ शिलालेख। ये बसंतगढ़ पड़ता है सिरोही में। बसंतगढ़ शिलालेख है जो विक्रम संवत 682 में लिखा गया था, और ये एक शिवमल माता है। क्या है? शिवमल माता है, उसके मंदिर पर लगा हुआ है। उस शिवमल माता के मंदिर पर बसंतगढ़ शिलालेख लगा हुआ है, और उस शिलालेख में राजस्थान को सर्वप्रथम किस नाम से संबोधित किया गया है? राजस्थान नाम से दिया गया। अर्थात आपसे पूछा जाए कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो कहाँ से मिलता है? सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख से। आगे आइए, आगे चर्चा करते हैं। देखो, ये मैं चर्चा कर चुका हूँ आपसे पहले। देखो, ये कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं कि भारत का समय विश्व मानक समय रेखा से 5-5.5 घंटा आगे है, भारत के समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से 6.5 घंटे आगे हैं। ये मैं कई बार आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। देखो, पाकिस्तान की मानक समय रेखा 75 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा है, जो भारतीय समय रेखा से कितना है?
30 मिनट पीछे है। अर्थात भारत में जब 5 बजते हैं, फॉर एग्जाम्पल भारत में जब 12 बजते हैं तो वहाँ 11:30 बजते हैं। वो तो हमेशा हमसे पीछे ही रहेंगे वैसे भी। आगे चलो, श्रीलंका और भारत की मानक रेखा एक ही है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो आप जानते हैं 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। बांग्लादेश की मानक रेखा 90 पूर्वी, ये इनको मैं अलग यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन ये कहते हैं कि वो नेशनल ज्योग्राफी का विषय है, फिर भी मैं आपको ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, बने हुए प्रश्न है, इसलिए आपसे इनकी चर्चा कर रहा हूँ। ये कोई पढ़ाता नहीं है, तो एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में आप इनको याद रख सकते हैं। देखो आओ, बांग्लादेश की मानक समय रेखा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखो पाकिस्तान की कितनी है 75, भारत की कितनी है 82.5, श्रीलंका कितनी है 82.5, बांग्लादेश की कितनी है 90 पूर्वी देशांतर, तथा बांग्लादेश का समय भारत से 30 मिनट पीछे है। कितना पीछे है? 30 मिनट पीछे है। देखो ऐसे याद रख लो इनको कि चलो आप सीधा ही याद रख लो, फिर ये ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। अपने जो काम का है हम वही बात कर लेते हैं। आगे चलो, देखिए आगे एक टॉपिक आएगा, उसमें मैं आपको चर्चा करूँगा। देखो राजस्थान में संभाग नाम से एक टॉपिक है, उसकी भी मैं आपसे एक दिन चर्चा करूँगा। हालांकि मैंने शायद चर्चा कर ली है संभाग की, शायद पीछे की क्लास में एक में हाँ मैंने पढ़ा दिया है, और मैं वहाँ भी आपको बताया था कि 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा राज्य में संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, और फिर उसके बाद पुनः शुरू कब की गई थी? हरिदेव जोशी की सरकार आई थी 1987 में। 26 जनवरी 1987 को 1987 में हरिदेव जोशी ने पुनः संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया, और उसी वक्त अजमेर को नया संभाग बनाया, और अजमेर को छठा संभाग बनाया। और अब वर्तमान में संभाग कितने हैं? 7 हैं। एक भरतपुर भी 2004 में वसुंधरा सरकार द्वारा बनाया गया था। आगे आइए, महत्वपूर्ण प्रस्तरों में एक और बात कर लेते हैं। 4 जून 2005 को वसुंधरा सरकार ने 7वां संभाग भरतपुर बनाया था, ये भी मैं चर्चा कर चुका हूँ आपसे। कोटा संभाग से करौली स्वयं, अच्छा ये वही हो गया भरतपुर संभाग का। देखिए उसके बाद कुछ जिलों की बात करते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है? गंगानगर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्थित जिलों में से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा जिला मुख्यालय है? बीकानेर है। यहाँ पर चर्चा क्यों कर रहा हूँ कि बहुत बार एग्जामों में ये प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं और स्टूडेंट को याद नहीं होते हैं, तो बीच में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक पेज एक दिन में क्वेश्चन लिख रहा था जब इस नोट्स को मैं तैयार कर रहा था काफ़ी बुकों से, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देख रहा था कि सर्वाधिक कौन से प्रश्न पूछे गए अब तक। तो सर्वाधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, थोड़े से प्रश्न हैं, परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमारा भौतिक विभाजन चल रहा है, लेकिन उनमें से ही, उनके बीच में ही ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आप याद रखें, तो इनमें से 1, 2, 3 प्रश्न आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। सर्वाधिक 8 जिलों को स्पर्श करने वाली सीमा कौन सी है? पाली है। ठीक है, आप जानते हैं पाली है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। 7 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? नागौर व जयपुर है। देखो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करता है, तो पाली। कितने जिलों की? 8 जिलों की। ये 8 जिले कौन कौन से? देखो नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर। कोई शॉर्टकट नहीं है, याद ही करने हैं। क्यों याद करने कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से वह कौन सा जिला है जो पाली जिले को टच नहीं करता। ठीक है, उसके बाद में नागौर और जयपुर, सबसे ज़्यादा तो पाली करता है 8 जिलों को। उसके बाद में नागौर और जयपुर 2 ऐसे जिले हैं जो 7-7 जिलों की सीमा को क्या करते हैं? टच करते हैं। ये कुछ आकृतियाँ थी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अर्धचंदाकार उड़ते हुए पक्षी है, प्याले नुमा या कटोरा नुमा आकृति किस जिले की है? सीकर की है। हाथी के सूंड के समान की आकृति, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमारा थार का मरुस्थल चल रहा है, लेकिन बीच में कुछ बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न मुझे लगे, तो मैंने कहा ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। उससे पहले कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से कराने चाहिए, तो उनको मैंने बीच में कुछ 20 से 30 प्रश्न थे, उनको मैंने ले लिया है, और इनमें से निश्चित तौर से 3-4 प्रश्न आपको किसी न किसी एग्जाम में आराम से मिल जाएंगे। हाथी के सूंड के समान आकृति जयपुर, अर्धचंद्राकार आकृति सीकर, गिलहरी के समान आकृति किसकी है? भरतपुर की। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। बतख के समान आकृति करौली, 2018 के पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये वाला भी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, आयताकार आकृति भीलवाड़ा की है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, त्रिभुजाकार आकृति अजमेर और डूंगरपुर 2 जिले ऐसे हैं जिनकी कैसी है? त्रिभुजाकार आकृति है। घोड़ी की नाल के समान आकृति कौन से जिले की है? चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ का जो खंडित भाग है उसकी आकृति कैसी है? घोड़ी की नाल के समान है। तिलक के समान कौन सी है?
राजसमंद की है, या फिर राजसमंद की आप कहो तो दक्षिणी जो एक मरुस्थल है, सॉरी महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के समान भी राजसमंद क्या करती मिलती है। सठ भुजाकार किसकी है? जैसलमेर की। देखो इनमें समझाने लायक कुछ नहीं है, सीधे सीधे आपको याद ही करने हैं, या फिर आप मैप में देखोगे जिलों को एक दो बार पेन फेरोगे तो ये आकृति आपके सामने निकल कर आ जाएंगी, ये याद ही करने हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न उठ जाता है। ऑस्ट्रेलिया के समान आकृति किसकी है? उदयपुर की है। ठीक है, ये भी मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ कि एमपी को 2 बार स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? कोटा और चित्तौड़गढ़। 2 बार ये 2 अलग अलग जगह पर एमपी को छूते हैं। 3 तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ एमपी का जिला कौन सा है? एमपी का एक जिला है नीमच, जो तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है तथा उसकी एक दिशा सिर्फ एमपी से लगती है। देखो ये कुछ प्रश्न थे, इनमें समझाने लायक कुछ नहीं है, डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे क्या? भौतिक विभाजन को, यहाँ से आगे कल। ये प्रश्न आपको याद होने चाहिए। कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने मित्रों तक। आप के लिए जो ये मेहनत की जा रही है, देखो फ्री में आपको इतना मैटर प्रोवाइड कराया जा रहा है कि आपको राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ने की फिर से आवश्यकता नहीं होगी। आप यकीन माने, आप किसी आपके पास में अगर नज़दीक में कोई ऐसा टीचर या कोई ऐसा स्टूडेंट रहता हो जो बड़ी तैयारी कर रहा हो, या फिर जिसको ज़्यादा नॉलेज हो आपसे, तो आप उनसे इसको चेक करा सकते हैं। आपको निश्चित तौर से यही मिलेगा कि इससे ज़्यादा मैटर आपको कहीं न तो मिला नहीं मिलेगा, और इतने विस्तार रूप में नोट्स की आप आवश्यकता है आपको, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दें, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।